जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी टेक। जी हाँ। जब हम एक किसी भारी भरकम डिक्शनरी या व्याकरण की किताब को देखते हैं ना, तो एक अजीब सी घबराहट होती है। खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय। एकदम सही। मतलब जब आरओ, एआरओ या लेखपाल जैसे एग्जाम्स में वाक्यांशों के लिए एक शब्द का पूरा चैप्टर रटने के लिए कह दिया जाए, हम उन जटिल संस्कृत शब्दों को देखते हैं और सोचते हैं कि बस मतलब इन्हें तो बस किसी तरह रट लेना है। और रटने वाली ये मानसिकता ही सबसे बड़ी समस्या है। मेरा मानना है कि इंसान का दिमाग ना बिना किसी लॉजिक के अनगिनत शब्दों को एक साथ स्टोर करने के लिए बना ही नहीं है। हाँ, वो दिमाग से उड़ जाते हैं जल्दी। बिल्कुल। जब तक किसी जानकारी के पीछे का क्यों और कैसे नहीं समझा जाता, वो डेटा दिमाग से बहुत जल्दी डिलीट हो जाता है। अगर हम भाषा के विकास को देखें तो प्राचीन विद्वानों ने इन शब्दों का निर्माण हवा में नहीं किया था। मतलब कोई तुक्का नहीं मारा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे पूरा का पूरा विज्ञान, मनोविज्ञान और इतिहास छिपा है। ओके, तो लेट्स अनपैक दिस। और यही आज की हमारी इस गहन चर्चा का सबसे रोमांचक हिस्सा है। हम आज उन भारी भरकम शब्दों को रटेंगे नहीं, बल्कि उनके रूट वर्ड्स यानी मूल शब्दों और तार्किक श्रेणियों को डिकोड करेंगे। हाँ, जो कि बहुत जरूरी है। इन स्रोतों में डीप डाइव करने का मजा ही यही है कि ये किसी उबाऊ डिक्शनरी को याद करने जैसा नहीं है, बल्कि एक कोड या पहेली सुलझाने जैसा है। एग्जैक्टली। तो चलिए, बाहरी दुनिया के शब्दों को डिकोड करने से पहले इंसान के भीतर उठने वाली भावनाओं और इच्छाओं के मनोविज्ञान से शुरुआत करते हैं। इसमें सफिक्स यानी शब्दों के अंत में लगने वाले शा और सा वाले शब्द बहुत कंफ्यूज करते हैं। इच्छाओं को दर्शाने वाले ये शब्द अक्सर एग्जाम हॉल के भारी दबाव में परीक्षार्थियों को चकमा देते हैं। जी। लेकिन अगर ध्यान दें तो इनका एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न है। अच्छा। हाँ, जैसे इंसान की सबसे मूल प्रवृत्ति होती है जीवित रहना, अच्छा। तो इसी जीने की तीव्र इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है। जिजीविषा। और इसके ठीक विपरीत मरने की इच्छा को मुमूर्षा कहा जाता है। लेकिन यहाँ मुझे हमेशा कंफ्यूजन होता है। किस तरह का कंफ्यूजन? मतलब एक शब्द है मुमूर्षा और एक दूसरा शब्द है मुमूर्क्षा, जो मोक्ष पाने की इच्छा के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों शब्द मुझे बिल्कुल जुड़वा भाइयों की तरह लगते हैं। हाँ, सुनने में काफी समान है ना? एक का अंत मृत्यु है और दूसरे का अंत परम मुक्ति। जी। अगर एग्जाम में 4 ऑप्शन सामने हो तो इन्हें याद रखने की क्या ट्रिक हो सकती है? इस कंफ्यूजन को दूर करने का सबसे आसान तरीका इनकी ध्वनि को पकड़ना है। अगर हम इसके रूट वर्ड को देखें तो मुमूर्षा शब्द की उत्पत्ति मरण से हुई है। ओके, मरण। हाँ, तो इसमें बीच में मूर का साउंड है जो सीधे तौर पर मरने की ओर इशारा करता है। वहीं दूसरी ओर मुमुक्षा शब्द सीधा मोक्ष से जुड़ा है। अच्छा, मुमुक्षा और मोक्ष। बिल्कुल। इसमें क्ष की ध्वनि है जो मोक्ष वाले क्ष से पूरी तरह मेल खाती है। अरे वाह, यहाँ से एकदम साफ हो जाता है। बस मरण और मोक्ष की ध्वनियों को मैच करना है। इसी पैटर्न पर तैरकर पार करने की इच्छा को तितीर्षा कहते हैं। सही कहा। और अगर किसी के अंदर युद्ध करने की इच्छा उफान मार रही हो तो उसे युयुत्सा कहेंगे। यहाँ भाषा की बारीकी देखने लायक है। वो कैसे? देखिए, इच्छा वाले शब्द के अंत में आ की मात्रा है, युयुत्सा। लेकिन अगर हम उस व्यक्ति की बात करें जिसके मन में वो इच्छा है, यानी जो युद्ध करना चाहता है, बिल्कुल, उसे युयुत्सु कहा जाएगा। अंत में जो ऊ की मात्रा है ना, वो उस शब्द को एक भावना से निकलकर एक इंसान के व्यक्तित्व में बदल देती है। क्या बात है। और हमारे रोजमर्रा के जीवन की जो सबसे आम इच्छाएं हैं, जैसे पीने की इच्छा या प्यास, उसे पिपासा कहते हैं। हाँ, और खाने की इच्छा या भूख को बुभुक्षा कहते हैं। बुभुक्षा। ये शब्द बोलते हुए ऐसा लगता है जैसे पेट के अंदर से कोई आवाज आ रही हो, है ना? बिल्कुल। और यहीं से हम अपने उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। जी। बुभुक्षा यानी पेट की भूख। हाँ। जब पेट में भूख लगती है तो असल में शरीर के भीतर भोजन को पचाने के लिए एक तरह की ऊर्जा पैदा होती है। प्राचीन भारतीय विज्ञान ने इस ऊर्जा को कोई साधारण प्रक्रिया नहीं माना, बल्कि इसे सीधे तौर पर आग की श्रेणी में रखा। सही पकड़ा आपने। और यहाँ से ये विषय सच में माइंड ब्लोइंग हो जाता है। पेट की भूख से सीधे पेट की आग की तरफ। हम आमतौर पर आग का मतलब गैस का चूल्हा या जंगल की आग समझते हैं। पर ऐसा है नहीं। हाँ, क्योंकि इन स्रोतों में आग की 3 खतरनाक और वैज्ञानिक श्रेणियां बताई गई हैं, जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। पहली है जठराग्नि या जठरानल, जिसका मतलब है पेट की आग। और इस जठराग्नि शब्द में पूरी की पूरी बायोलॉजी छिपी हुई है। कैसे?
विज्ञान में हम पेट के उस हिस्से को जठर कहते हैं, जहाँ भोजन पचता है। अच्छा, हाँ, गैस्ट्रिक जूस जहाँ बनता है। एकदम सही। पेट के अंदर गैस्ट्रिक जूस बनता है, जो खाने को पचाने का यानी उसे गलाने या भस्म करने का काम करता है। पाचन की इस रासायनिक प्रक्रिया को प्राचीन विद्वानों ने अग्नि का नाम दिया। और इस तरह शब्द बना जठर और अग्नि यानी जठराग्नि। बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ व्याकरण नहीं है, ये तो प्राचीन जीव विज्ञान है। और दूसरी आग है जंगल में लगने वाली आग, जिसे दावाग्नि या दावानल कहते हैं। इसका लॉजिक भी बहुत सीधा है, क्योंकि संस्कृत में दाव का अर्थ जंगल होता है। हाँ, दाव यानी जंगल। लेकिन जो तीसरी आग है ना, उसने मुझे वाकई हैरान कर दिया। बढ़ा अग्नि की बात कर रहे हैं आप? हाँ, बड़वाग्नि या बड़वानल, जिसका मतलब है समुद्र की आग। अब आप ही बताइए, समुद्र के अंदर जहाँ अथाह पानी है, वहाँ आग कैसे लग सकती है? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, प्राचीन काल में जब नाविकों ने समुद्र के अंदर ज्वालामुखी फटने या गहरे पानी के भीतर से गर्म गैसों के उठने के कारण पानी को उबलते हुए देखा होगा, तो उनके पास इसके लिए कोई आधुनिक वैज्ञानिक शब्द तो था नहीं। बिल्कुल नहीं था। तो उन्होंने उस अथाह जलराशि के भीतर छिपी उस महा ऊर्जा को बड़वाग्नि का नाम दिया। संस्कृत में बड़व का अर्थ होता है समुद्र की विशाल लहरें या समुद्री घोड़ी। जठर मतलब पेट, दाव मतलब जंगल और बड़व मतलब समुद्र की लहरें। अगर हमने इन 3 रूट्स वर्ड्स को पकड़ लिया, तो अग्नि के रूप कभी गलत नहीं होंगे। कभी नहीं। अच्छा, आग तो चीजों को भस्म करती है या उनका रूप बदल देती है, लेकिन इस प्रकृति में चीजों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? चलिए अब उत्पत्ति और जन्म के आधार पर बने शब्दों का विश्लेषण करते हैं। इसमें शब्दों के अंत में लगने वाले ज सफिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है। ज सफिक्स। हाँ। संस्कृत व्याकरण में शब्द के अंत में ज लगने का सीधा अर्थ होता है जन्म लेने वाला। ये एक चाबी की तरह है, जो कई शब्दों के ताले खोल देती है। अच्छा, उदाहरण के लिए? जैसे जो अंडे से जन्म लेता है वो अंडज कहलाता है। पक्षी, सांप वगैरह इस श्रेणी में आते हैं। जो शरीर या पिंड से जन्म लेता है उसे पिंडज कहते हैं, जैसे मनुष्य और जानवर। और जो पसीने से जन्म लेता है? उसे स्वेदज कहते हैं। हाँ, क्योंकि स्वेद का मतलब पसीना होता है। जैसे बालों में पड़ने वाली जूं। जरा सोचिए, प्राचीन लोगों के पास माइक्रोस्कोप नहीं था, फिर भी उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि सीलन, नमी या पसीने वाले माहौल में सूक्ष्म जीव जन्म लेते हैं, और उनके लिए एक अलग श्रेणी स्वेदज बना दी। इस ऑब्जर्वेशन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है उद्भिज। ये शब्द परीक्षाओं में अक्सर आता है। उद्भिज, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो जो धरती फाड़कर जन्म लेता है। एक बीज जब अंकुरित होता है तो वो सचमुच मिट्टी की परतों को चीरकर धरती के सीने को फाड़कर एक पौधे के रूप में बाहर आता है। इसलिए पेड़ पौधों को उद्भिज कहा जाता है। अरे वाह! लेकिन यहाँ मैं एक चीज पर पुशबैक देना चाहूंगा। बताइए। एक और शब्द है द्विज, जिसका अर्थ बताया गया है 2 बार जन्म लेने वाला। ये समझ में आता है कि पक्षी द्विज हैं, पहले वे अंडे के रूप में जन्म लेते हैं और फिर अंडे से बाहर आते हैं। ब्राह्मणों को भी द्विज कहा गया। हाँ, क्योंकि पहला जन्म माँ के गर्भ से होता है और दूसरा विद्यारंभ के समय। बिल्कुल, लेकिन एक दांत को द्विज क्यों कहा जाता है? दांत का जन्म 2 बार कैसे होता है? अगर मानव शरीर के विकास को ध्यान से देखा जाए तो इंसान के जीवन में दांत वास्तव में 2 बार जन्म लेते हैं। अच्छा, ओहो, दूध के दांत? बिल्कुल सही। बचपन में पहले दूध के दांत आते हैं, फिर एक समय के बाद वे गिर जाते हैं और उनकी जगह स्थायी दांत आते हैं। हाँ, ये तो है। तो चूंकि इस पूरी प्रक्रिया में दांतों की उत्पत्ति स्पष्ट रूप से 2 बार होती है, इसलिए उन्हें भी द्विज की श्रेणी में रखा गया है। वाओ! मतलब ऑब्जर्वेशन का लेवल देखिए, हर चीज को कितनी बारीकी से देखकर उसके लिए एक शब्द घड़ा गया है। हमने देखा कि कैसे उद्भिज के रूप में जीवन धरती को फाड़कर बाहर आता है। हाँ। लेकिन प्राचीन इंसानों का जीवन सिर्फ जन्म तक सीमित नहीं था। वे जिस विशाल भूगोल से घिरे थे, उसने उनकी भाषा को बहुत गहराई से गढ़ा। चलिए धरती की सबसे विशाल संरचनाओं यानी पहाड़ों और उसके भूगोल की तरफ चलते हैं, जो कि परीक्षा का महा कन्फ्यूजन वाला एरिया है। भूगोल से जुड़े 2 शब्द परीक्षार्थियों को बहुत परेशान करते हैं, आदित्यका और उपत्यका। हाँ। ये दोनों पहाड़ के अलग अलग हिस्सों को दर्शाते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन और पहाड़ की नीचे की तलहटी। लेकिन इसे याद रखने की मेरे पास एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। अच्छा, क्या ट्रिक है? पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को अधित्यका कहते हैं। अब इसे ऐसे याद रखा जा सकता है कि अधि से बनता है अधिकारी, और एक अधिकारी हमेशा सबसे ऊपर की कुर्सी पर बैठता है।
तो अधि मतलब पहाड़ का ऊपरी हिस्सा। क्या बात है। और दिलचस्प बात यह है कि व्याकरण के नजरिए से भी अधि उपसर्ग का अर्थ अधिकार या ऊपर ही होता है। देखिए लॉजिक काम कर रहा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है उपत्यका, जिसका मतलब है पहाड़ के नीचे की तलहटी या तराई वाली जमीन। तो इसमें उप का क्या लॉजिक है? उपसर्ग का प्रयोग हमेशा नीचे या समीप के अर्थ में होता है, जैसे राष्ट्रपति के नीचे उपराष्ट्रपति होते हैं या कप्तान के नीचे उपकप्तान। अरे वाह! तो अधिकारी ऊपर यानी अधिथिका और उपराष्ट्रपति नीचे यानी उपत्यका। अब ये लॉजिक दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। और जब भूगोल की बात हो ही रही है, तो दिशाओं का भी एक जादुई चक्र है जो एग्जामिनर का फेवरेट है। हाँ, दिशाएं तो बहुत पूछी जाती हैं। हम सबको 4 मुख्य दिशाएं पता हैं: पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन जब बात उनके कोनों की आती है, तो सारा मामला उलझ जाता है। प्राचीन भारत में दिशाओं के इन कोनों को केवल एक कंपास की तरह नहीं देखा जाता था, बल्कि उन्हें प्रकृति और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ जोड़ा जाता था। मतलब प्रकृति से सीधा कनेक्शन। बिल्कुल। जैसे उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, उसे ईशान कहा जाता है। ईशान? हाँ, इसे ईश या भगवान का स्थान माना गया है, क्योंकि सूरज इसी दिशा से उगता हुआ ऊपर आता है, जो जीवन और ऊर्जा का प्रतीक है। ये बहुत शानदार है कि कैसे दिशाओं के नाम सीधे प्रकृति की ताकतों से जुड़े हुए हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा यानी नॉर्थ वेस्ट को वायव्य कहते हैं। क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक स्थिति के अनुसार यहाँ से हवाओं या वायु का एक विशेष प्रवाह होता है, इसलिए वायव्य है। वायु से वायव्य। बिल्कुल। इसी तरह दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय कहा जाता है, क्योंकि इसे अग्नि और ऊष्मा का वास माना जाता है। आग्नेय अग्नि से बना है। एकदम लॉजिकल है। और आखिरी दिशा दक्षिण और पश्चिम के बीच यानी साउथ वेस्ट को नैऋत्य कहा जाता है। ये शब्द वर्तनी शुद्धि के सवालों में भी बहुत परेशान करता है। हाँ, नैऋत्य का उच्चारण और उसकी स्पेलिंग दोनों ही जटिल हैं। वास्तुशास्त्र में इस दिशा को पृथ्वी तत्व और भारीपन से जोड़ा जाता है। अगर हम इस पूरे चक्र को देखें तो ये सिर्फ दिशाओं के नाम नहीं है, बल्कि प्राचीन लोगों का बनाया हुआ प्रकृति के तत्वों का एक पूरा नक्शा है। सही कहा। भूगोल और प्रकृति की इन गहराइयों से निकलकर अब हम इंसानी समाज, रिश्तों और इतिहास की तरफ मुड़ते हैं। परीक्षा में कुछ ऐसे विशिष्ट शब्द आते हैं जो सीधे सीधे रैंक डिसाइड करते हैं। हाँ, वो शब्द जो मेरिट लिस्ट में ऊपर लाते हैं। बिल्कुल। इन शब्दों को सिर्फ याद नहीं किया जा सकता, इनके पीछे की कहानियों को महसूस करना पड़ता है। समाज और रिश्तों को दर्शाने वाले शब्दों में इंसानी भावनाओं का बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। नायिका या स्त्री से जुड़े शब्दों को ही लें। जैसे वो स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश चला गया हो, उसे प्रोषित पतिका कहते हैं। और वो स्त्री जिसका पति परदेश से वापस आने वाला हो, जो इंतजार में हो, उसे आगमिष्यत पतिका कहा जाता है। आगमिष्यत पतिका। हाँ, आगमिष्यत का अर्थ ही है जो भविष्य में आने वाला है। लेकिन एक शब्द है जिसने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया, खंडिता। ये उन वीवीआई सवालों में से है जो बार बार रिपीट होते हैं। हाँ, खंडिता बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। खंडिता उस स्त्री को कहा जाता है जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के साथ रहकर सुबह घर लौटे। ये शब्द मानवीय भावनाओं और वैवाहिक रिश्तों की जटिलता को एक ही शब्द में समेट लेता है। हाँ, खंडित होने का शाब्दिक अर्थ है टूट जाना या बिखर जाना। बहुत गहरा अर्थ है। बिल्कुल। ये शब्द उस स्त्री के सिर्फ रिश्ते के टूटने को नहीं, बल्कि उसके भावनात्मक रूप से बिखर जाने की स्थिति को बहुत गहराई से दर्शाता है। भाषा यहाँ भावनाओं का आईना बन जाती है। और एक दूसरा शब्द जो सिर्फ एक व्याकरण का नियम नहीं बल्कि इतिहास की पूरी डॉक्यूमेंट्री लगता है, वो है असूर्यम पश्या। ये शब्द मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा। अगर हम इस शब्द का विच्छेदन करें तो अ मतलब नहीं, सूर्य मतलब सूरज और पश्य मतलब देखने वाली, जो सूर्य भी ना देख सके। हाँ, प्राचीन काल में राजमहलों या रनिवासों का वह हिस्सा जहां इतनी कड़ी पर्दा प्रथा हो कि वहां रहने वाली स्त्रियां सूर्य की किरणें तक न देख सकें, उसे असूर्यम पश्य कहा जाता था। जरा सोचिए, ये शब्द हमें बताता है कि इतिहास के एक दौर में समाज की संरचना कैसी थी, पर्दा प्रथा कितनी हावी थी, महिलाओं को किस हद तक महलों के भीतर कैद रखा जाता था। हाँ, ये सिर्फ शब्द नहीं है,
बिल्कुल, एक शब्द के भीतर पूरा का पूरा समाजशास्त्रीय इतिहास और उस समय का आर्किटेक्चर कैद है। सही कहा। और इतिहास के पन्नों को पलटें तो नायकों और योद्धाओं के लिए भी ऐसे ही शानदार शब्द गढ़े गए हैं। जैसे अजातशत्रु। हाँ, अजातशत्रु, जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो, या फिर एक बहुत ही प्रसिद्ध शब्द अजानुबाहु। अजानुबाहु। हाँ, जानू का मतलब होता है घुटना और बाहु का मतलब भुजाएं, तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे अजानुबाहु कहते हैं। लेकिन किसी की बाहें घुटनों तक लंबी होने को इतनी महानता क्यों दी गई? मतलब इसका क्या लॉजिक है? इसके पीछे युद्ध कला का विज्ञान है। अच्छा। देखिए, प्राचीन काल में सबसे प्रमुख हथियार धनुष बाण होता था। जिस योद्धा की भुजाएं लंबी होती थीं, वो धनुष की प्रत्यंचा यानी डोरी को बहुत पीछे तक खींच सकता था, जिससे तीर कहीं अधिक तेज गति और ताकत से लक्ष्य को भेदता था। बिल्कुल सही। हाँ, लंबी भुजाओं वाले योद्धा को अजेय माना जाता था। इसीलिए इतिहास और पुराणों में श्री राम को अजानुबाहु कहकर उनकी वीरता को दर्शाया गया है। यहाँ से चीजें कितनी साफ हो जाती हैं। लंबी भुजाएं मतलब बेहतर धनुर्धर। इसके अलावा जो युद्ध या जीवन से जुड़े अन्य शब्द हैं, जैसे जिसे जीता ना जा सके वो अजेय है, और जिसे जाना ना जा सके वो अज्ञेय है। हाँ, जो क्षमा करने योग्य ना हो वो अक्षम्य है। एक और शब्द है अंकुश। अक्सर हम कहते हैं कि उस पर अंकुश लगाना पड़ेगा, जिसका मतलब हम नियंत्रण से निकालते हैं। अंकुश का मूल अर्थ बहुत ही दिलचस्प मेटाफर है। ये हाथी को हाँकने वाला वो छोटा सा लोहे का भाला या हुक होता है। अच्छा, वो छोटा सा हथियार। हाँ, एक छोटे से हथियार से विशालकाय और ताकतवर हाथी को नियंत्रित कर लिया जाता है। समय के साथ ये शब्द भाषा में इतना घुल मिल गया कि ये किसी भी प्रकार के कठोर नियंत्रण या पाबंदी का पर्याय बन गया। और अंत में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है निशीथ। ये आधी रात के उस समय को दर्शाता है जब हर तरफ गहरा सन्नाटा होता है। ये शब्द भी परीक्षाओं की फेवरेट लिस्ट में है। बिल्कुल। तो जहां एक अकेला अक्षर, मतलब सिर्फ एक लेटर, किसी शब्द के अर्थ की पूरी दिशा ही बदल देता है। आप ज्ञ अक्षर की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। ज्ञा अक्षर का विज्ञान इसका सबसे सटीक उदाहरण है। ज्ञा का मूल अर्थ ही है ज्ञान या जानने की अवस्था। लेकिन मजे की बात यह है कि केवल इस एक अक्षर के आगे अलग अलग उपसर्ग लगाकर इंसानी बौद्धिक क्षमता को कैसे अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया है, ये देखना वाकई अद्भुत है। हाँ, जैसे ज्ञा के आगे अ लगा दिया तो शब्द बन गया अज्ञ, जिसका अर्थ है वो व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता, मतलब जो ज्ञान से पूरी तरह शून्य है। और वहीं दूसरी ओर जब इसी ज्ञा के आगे वे उपसर्ग लगता है तो शब्द बन जाता है विज्ञ। हाँ, और यहाँ वी का मतलब है विशेष, यानी ऐसा इंसान जो विशेष ज्ञान रखता हो, जो विद्वान हो। लेकिन यार, इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच ना, मतलब अज्ञ और विज्ञ के बीच एक बहुत ही डेंजरस और कंफ्यूजिंग स्थिति आती है, जिसे हम अल्पज्ञ कहते हैं। ओह, अल्पज्ञ, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। वो व्यक्ति जो पूरी तरह से अज्ञानी भी नहीं है, लेकिन जिसका ज्ञान बहुत लिमिटेड या अधूरा है। और आप देखिए ना आजकल सोशल मीडिया पर, मतलब क्या एक अल्पज्ञ व्यक्ति आजकल सोशल मीडिया पर खुद को विज्ञ साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अल्पज्ञ की ये जो अवस्था है ना, वो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों ही नजरियों से बहुत चर्चा का विषय है। मैं बताती हूँ क्यों। हाँ, प्लीज बताइए। देखिए, जो अज्ञ व्यक्ति है वो अपनी अज्ञानता को लेकर अक्सर शांत रहता है, उसे पता है उसे नहीं आता। और जो विज्ञ व्यक्ति है वो अपने ज्ञान की गहराई के कारण विनम्र हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अभी और कितना कुछ जानना बाकी है। एग्जैक्टली। लेकिन अल्पज्ञ व्यक्ति के पास जो वो आधा अधूरा ज्ञान होता है ना, वो उसे एक झूठा कॉन्फिडेंस दे देता है। अब वो जिसे मॉडर्न साइकोलॉजी में कुछ कहते हैं ना। हाँ, डनिंग क्रूगर इफेक्ट। इस साइकोलॉजिकल इफेक्ट के हिसाब से कम योग्यता या कम जानकारी वाले लोग अक्सर अपनी क्षमता को बहुत ज्यादा आंक लेते हैं। वो मान बैठते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, जबकि असलियत बिल्कुल उल्टी होती है। सही कहा। और देखिए, हमारी भाषा ने इस इंसानी फितरत को सदियों पहले ही अल्पज्ञ शब्द के रूप में पहचान लिया था। ये वाकई हैरान करने वाला है। और इसी श्रृंखला में एक और शब्द आता है, बहुज्ञ। हाँ, बहुज्ञ, जिसका मतलब है ऐसा व्यक्ति जो एक नहीं बल्कि कई अलग अलग विषयों का जानकार हो। मतलब वो हिस्ट्री भी जानता हो, पॉलिटी भी जानता हो और साइंस की भी नॉलेज रखता हो। बिल्कुल। और इस बहुज्ञ के बाद ज्ञान की एकदम पीक को, चरम सीमा को दर्शाने वाला शब्द आता है सर्वज्ञ।
यानी वो जिसे इस पूरे यूनिवर्स की हर एक बात का ज्ञान हो। हाँ, और अगर इसे आज के डिजिटल युग में देखें तो मुझे लगता है सर्वज्ञ का सबसे बड़ा रूपक गूगल है ना? एक ऐसा सर्च इंजन जिसके पास दुनिया के हर सवाल का जवाब है। बहुत सही तुलना की आपने। गूगल एक तरह से डिजिटल सर्वज्ञ ही है। लेकिन एग्जाम्स और एडमिनिस्ट्रेशन में तो गूगल नहीं चाहिए ना? बिल्कुल नहीं। प्रशासनिक कार्यों में सबसे ज्यादा जिस शब्द की डिमांड होती है वो सर्वज्ञ नहीं बल्कि विशेषज्ञ है। अच्छा, विशेषज्ञ, इसे कैसे समझेंगे? ऐसे समझिए, अगर सर्वज्ञ एक जनरल फिजिशियन या एक सर्च इंजन है तो विशेषज्ञ एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तरह है। हाँ, मतलब विशेषज्ञ होने का ये अर्थ नहीं है कि उसे दुनिया की हर बात पता है। हाँ, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसने किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को चुना है और उसकी एकदम गहराई तक जाकर ज्ञान हासिल किया है। वाह, ज्ञान के इन लेवल्स को देखकर समझ आता है कि पुराने जमाने में विद्वानों ने हमारे दिमाग की कैपेसिटी को कितनी बारीक परतों में बांटा था। सही बात है। लेकिन देखिए, ज्ञान को इकट्ठा करना तो केवल एक हिस्सा है। उस ज्ञान को समाज के सामने प्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये एक बिल्कुल अलग ही विज्ञान है। हाँ, ज्ञान होना एक बात है, पर उसे बोलना दूसरी बात। बिल्कुल। ज्ञान की प्रस्तुति ही ये तय करती है कि उस ज्ञान का लोगों पर क्या असर पड़ेगा। इसी को हम बोलने की कला या वाक्पटुता कहते हैं। और इसके आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण है ना, वो भाषा का बहुत ही प्रैक्टिकल रूप है। जैसे मृदुभाषी और कटुभाषी। हाँ, मृदुभाषी वो है जो बोलते वक्त सामने वाले की भावनाओं का ध्यान रखता है, मीठे शब्दों का इस्तेमाल करता है। इसके उलट कटुभाषी वो है जिसके शब्द कड़वे होते हैं और जो दूसरों को हर्ट कर सकता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द मैंने पढ़ा था, मितभाषी। मितभाषी, हाँ, मित का अर्थ है मापा हुआ या नपातुला। मतलब जो शब्दों को वेस्ट नहीं करता। एग्जैक्टली। वो केवल तब बोलता है जब जरूरत हो और उतने ही शब्द बोलता है जितने से उसका मतलब क्लियर हो जाए। प्रशासनिक पदों पर बैठे लोगों से अक्सर मितभाषी होने की ही तो उम्मीद की जाती है। सही बात है। लेकिन इन सब के बीच ना, दो शब्द ऐसे हैं जो एग्जाम्स के पेपर्स में बार बार आमने सामने खड़े किए जाते हैं। हाँ। वाचाल और वाग्मी। हाँ, वाचाल और वाग्मी। वाचाल उस इंसान को कहते हैं जो बहुत ज्यादा बोलता है, लगातार बोलता है और बिना ये सोचे समझे बोलता है कि उसके शब्दों का असर क्या हो रहा है। और वही वाग्मी वो व्यक्ति है जो भाषण देने की कला में माहिर है, एक एक्सीलेंट ओरेटर। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। मैं सोच रहा था, क्या वाचाल होना हमेशा नेगेटिव है? ये एक अच्छा सवाल है। मतलब पहली नजर में तो वाचाल होना एक बुरी क्वालिटी लगती है। लेकिन अगर गहराई में जाएं तो जो बोलने की इच्छा है, शब्दों को बाहर निकालने की जो आतुरता है, वो ऊर्जा तो वाचाल और वाग्मी दोनों के अंदर है ना? हाँ, ऊर्जा तो दोनों के पास है। दोनों के पास शब्दों का भंडार है और दोनों लगातार बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि वाग्मी उसी वाचाल ऊर्जा का एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड, ट्रेन्ड और पॉलिश किया हुआ रूप है? बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। मैं इसे एक एनालॉजी से समझाती हूँ। हाँ। वाचाल होना ना एक ऐसी नदी की तरह है जिसमें बाढ़ आई हुई है। हाँ, जिसका पानी बिना किसी दिशा के हर तरफ फैल रहा है और बस तबाही मचा रहा है। बिल्कुल। और इसके उलट वाग्मी होना उसी नदी पर बनाए गए एक बांध यानी डैम की तरह है, जहां उसी अथाह पानी को टरबाइन के जरिए एक फिक्स्ड डायरेक्शन में छोड़ा जाता है और उससे बिजली पैदा की जाती है। एग्जैक्टली। ऊर्जा वही है पानी की, लेकिन नियंत्रण और दिशा ने एक को विनाशकारी और दूसरे को बहुत ही सारा खेल उस ऊर्जा को कंट्रोल करने का है। हाँ, और इस भाषाई प्रवाह में जो चेतना का तत्व है, जो कॉन्शियसनेस है, वही सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। वाचाल की अवस्था में वो चेतना गायब होती है। वहां बस शोर हो रहा है। हाँ, वहां शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ आवाज करने के लिए हो रहा है, हवा में चलाए गए तीर जिनका कोई टारगेट नहीं है। लेकिन वाग्मी होना मतलब अपनी वाक यानी वाणी पर पूरा कंट्रोल होना। वाग्मी को पता है कि कौन सा शब्द चुनना है। सिर्फ शब्द चुनना नहीं, उसे ये भी पता है कि किस शब्द पर कितना जोर देना है, कहाँ अपनी आवाज को धीमा करना है और सबसे जरूरी बात, कहाँ चुप रहना है। बिल्कुल, कहाँ मौन धारण करना है। एक सफल वक्ता के भाषण में शब्दों से ज्यादा महत्व उसके ठहराव का, उसके पॉज का होता है। वाग्मी अपने शब्दों को एक अचूक निशानेबाज की तरह इस्तेमाल करता है। सीधे श्रोताओं के मन पर सटीक प्रहार। हाँ, और वाणी में इसी सटीकता के कारण वाग्मी शब्द को इतनी उच्च श्रेणी में रखा गया है। अब जब बात एकदम सटीक निशानी की हो ही रही है ना, तो मुझे लगता है हमें हिंदी भाषा में समय को दर्शाने वाले शब्दों की सटीकता की तरफ भी बढ़ना चाहिए। ओ,
एग्जाम्स में मिलान वाले यानी मैचिंग वाले सवालों में ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। हाँ, और हैरानी की बात यह है कि आज के डिजिटल घड़ियों के जमाने में हमने समय को सिर्फ नंबर्स में समेट दिया है। सही कहा, 12 बज गए, 4 बज गए, या ज्यादा से ज्यादा पूर्वाहन और अपराहन, यानी एएम और पीएम, जो बस सूरज की पोजीशन के हिसाब से दिन को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। लेकिन भाषा की असली गहराई तो तब दिखती है जब वो किसी खास प्रहर के माहौल, वहां के टेम्परेचर्स और उस वक्त प्रकृति में हो रहे बदलावों को सिर्फ एक शब्द में कैद कर लेती है। मुझे तुरंत एक शब्द याद आ रहा है, गोधूली। गोधूली, ये शब्द अपने आप में पूर्णता है। गोधूली को सिर्फ शाम का समय कह देना तो मैं कहूंगी इस शब्द के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। बिल्कुल, इस शब्द के अंदर तो एक पूरा का पूरा विजुअल छिपा हुआ है। हाँ, ये वो समय है जब दिन अपनी रोशनी समेट रहा है और रात अभी पूरी तरह से उतरी नहीं है। एक ऐसा ट्रांजिशन पीरियड जहां आसमान का रंग बदल रहा है। और इसका जो सबसे खूबसूरत हिस्सा है, गो यानी गाय और धूली यानी धूल। एग्जैक्टली। पुराने जमाने में और ग्रामीण भारत में ये वो समय होता था जब चरवाहे अपनी गायों को चराकर जंगलों से वापस गांव लौटते थे। और जब सैकड़ों गायों के खुर जमीन पर पड़ते थे तो जो सूखी मिट्टी आसमान में उड़ती थी ना, हाँ, वो मिट्टी सूरज की ढलती हुई लाल रोशनी के साथ मिलकर एक बहुत ही अजीब सी धुंध पैदा करती थी। उस पूरे दृश्य को, उस मिट्टी की महक को और पशुओं के घर लौटने की उस शांति को गोधूली शब्द में जिप कर दिया गया। मतलब ये सिर्फ टाइम नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता का दृश्य है। 3 अक्षरों में पूरा गांव बसा है। बिल्कुल। और इसी तरह रात के प्रहरों को दर्शाने वाले शब्दों की भी एक अपनी संरचना है, जो ध्वनियों के विज्ञान यानी फोनेटिक्स पर टिकी है। जैसे शाम ढलने के बाद जब रात शुरू होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रदोष या रजनी मुख कहा जाता है। यानी रजनी मतलब रात, उसका मुख यानी शुरुआत। और आधी रात को? रात जब अपने सबसे गहरे और सबसे शांत हिस्से में पहुंचती है तो उसके लिए शब्द है निशीथ। निशीथ, इस शब्द को बोलते ही ना एक सन्नाटे का एहसास होता है ना। इसका उच्चारण ही रात के उस सन्नाटे को फील कराता है। आप देखें, निशीथ बोलते समय श और थ की जो फुसफुसाहट वाली साउंड आती है वो सीधे तौर पर आधी रात की खामोशी को प्रेजेंट करती है। जैसे ये शब्द खुद भी शोर नहीं मचाना चाहता। सही कहा। और इसके ठीक उलट, जब रात खत्म होती है और सूर्योदय से एकदम पहले का समय आता है, उसे अरुणोदय कहते हैं। अरुण का मतलब सूरज का वो रूप जो पूरा लाल है। हाँ, सूरज अभी क्षितिज से होराइजन से बाहर नहीं आया है, लेकिन उसकी लालिमा ने पूरे आसमान को रंग दिया है। अमेजिंग। प्रकृति के इन बदलावों को जो भाषा इतनी बारीकी से पकड़ सकती है, वो इंसानों के चरित्रों का विश्लेषण करने में भी पीछे कैसे रह सकती है? बिल्कुल नहीं रह सकती। साहित्य ने मानव मन के अंदर चलने वाले तूफानों और शांति को भी अलग-अलग कैटेगरीज में बांटा है। तो चलिए साहित्य और समाज की तरफ बढ़ते हैं। जन्म के आधार पर भी तो चरित्र को बांटा गया है ना? हाँ, जैसे अंत्यज, जिसका मतलब है निचली जाति में जन्म लेने वाला। अग्रज यानी बड़ा भाई, अनुज यानी छोटा भाई। और संतान को लेकर भी शब्द हैं, जैसे औरस और जारज। बिल्कुल। औरस मतलब वैध संतान और जारज मतलब अवैध संतान। और जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू कहते हैं। इसी तरह नायिकाओं के लिए स्वकीया, जो सिर्फ पति से प्रेम करे, और परकीया, जो अन्य पुरुष से प्रेम करे। ये तो हुए समाज के वर्गीकरण, लेकिन जब किसी महाकाव्य या कहानी के नायक यानी हीरो की बात आती है तो 2 शब्द मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं, धीरोदात्त और धीरोद्धत। ये दोनों बहुत ही पावरफुल शब्द हैं और दोनों के मूल में धीर शब्द मौजूद है। धीर का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो वीर है, साहसी है, जिसके अंदर अपार शक्ति और धैर्य है। मतलब युद्ध के मैदान में दोनों ही नायक पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल नहीं। लेकिन इन दोनों के चरित्र का जो बंटवारा है वो इस बात पर टिका है कि वे अपनी शक्ति का इस्तेमाल किस भावना के साथ करते हैं। पावर आ जाने के बाद जो ईगो जन्म लेता है ना, उस अहंकार का मैनेजमेंट ही इन दोनों के बीच की लाइन खींचता है। तो चलिए पहले धीरोदत्त को डिकोड करते हैं। ये धीर और उदात्त से मिलकर बना है। उदात्त मतलब उच्च विचार वाला, महान, विनम्र। यानी एक ऐसा शूरवीर जिसके पास दुनिया की सारी शक्तियां हैं, जो किसी भी दुश्मन को खत्म कर सकता है, लेकिन वो शांत है। उसे अपनी ताकत का कोई घमंड नहीं है। जैसे भारतीय साहित्य में भगवान राम को धीरोदात्त नायक का सबसे उत्तम उदाहरण माना जाता है। सही कहा। वो अपनी शक्ति तभी दिखाते हैं
जब धर्म या न्याय की रक्षा करनी हो। और दूसरी तरफ है धीरोद्धत नायक। ये धीर और उद्धत से बना है। उद्धत मतलब अक्खड़, क्रोधी और घमंडी। हाँ, ये नायक भी बेहद शक्तिशाली है, लेकिन अपनी शक्ति के नशे में अंधा है। उसे अपनी ताकत का शो ऑफ करने में मजा आता है और उसका ईगो उसके दिमाग पर हावी रहता है। जैसे रावण या परशुराम का चरित्र धीरोद्धत की कैटेगरी में आता है। बिल्कुल। मुझे ना यहाँ एक बहुत ही मजेदार एनालॉजी सूझ रही है। अगर मैं इसे आज के मार्वल या डीसी की फिल्मों के चश्मे से देखें, हाँ, सुपर हीरोज की तरह, हाँ, तो धीरोदात नायक एकदम कैप्टन अमेरिका की तरह है, शांत, सिद्धांतों पर चलने वाला। और धीरोद्धत किसी ऐसे एंटी हीरो या सुपर विलन की तरह है जो गुस्से से भरा है और अपनी ही असीमित शक्तियों के कारण डिस्ट्रक्टिव बन जाता है। क्या बात है, एकदम सटीक उपमा है। शक्ति दोनों के पास है, लेकिन एक अपनी शक्ति का मास्टर है और दूसरा अपनी ही शक्ति का गुलाम। और ये वर्गीकरण एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए बहुत जरूरी है ना? बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि व्यक्ति सिचुएशंस के छोटे-छोटे अंतर को पकड़ने में कितना सक्षम है। सिर्फ वीर कह देने से किसी चरित्र की पूरी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल तो सामने नहीं आती। सही बात है। अच्छा, साइकोलॉजिकल समझ से आगे बढ़कर अब बात करते हैं उन दिमाग हिला देने वाले कठिन और स्वतंत्र रैंक मेकर शब्दों की, जो सीधे एग्जाम के पेपर में छपते हैं और मेरिट डिसाइड करते हैं, जिन्हें आप किसी ट्रिक से नहीं समझ सकते। हाँ, जैसे एक बहुत ही भारी भरकम शब्द है किंग कर्तव्य विमूढ़। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द। इसकी संरचना देखिए, किम, कर्तव्य और विमूढ़। किम यानी क्या, कर्तव्य मतलब करने लायक काम, और विमूढ़ मतलब पूरी तरह से भ्रमित हो जाना या सोचने समझने की क्षमता खो देना। एक ऐसी कंफ्यूजन जहां समझ ही ना आए कि क्या करें और क्या ना करें। पता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ को समझाने के लिए मैं हमेशा एक बहुत ही मजेदार मॉडर्न रूपक का इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, क्या है वो? आप ऐसे सोचिए कि कंप्यूटर सिस्टम में एक ही टाइम पर 50 अलग-अलग टैब खुल गए हैं। पीछे कोई बहुत भारी फाइल डाउनलोड हो रही है, एंटीवायरस भी स्कैन कर रहा है और रैम पूरी तरह फुल हो चुकी है। तब तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। क्रैश नहीं, प्रोसेसर सारा दबाव झेलने में असमर्थ हो जाता है और स्क्रीन एक जगह रुक जाती है। कर्सर बस गोल गोल घूम रहा है और कीबोर्ड काम नहीं कर रहा। जिसे हम आम भाषा में सिस्टम का हैंग होना कहते हैं। एग्जैक्टली। इंसानी दिमाग का इसी तरह से हैंग हो जाना, जब क्राइसिस के टाइम समझ ही ना आए कि अगला स्टेप क्या लें, बस वही किंग कर्तव्य में मूड होना। वाह, बहुत ही कमाल का उदाहरण है। जब कोई अधिकारी किसी अचानक आई आपदा के समय कोई डिसीजन नहीं ले पाता, तो उसकी उस हालत को बताने के लिए इससे परफेक्ट शब्द कोई और नहीं हो सकता। बिल्कुल। और इसके अलावा भी कई शब्द हैं, जैसे यायावर। हाँ, यायावर यानी हमेशा घूमने वाला, घुमक्कड़। और एक है वाग्दत्ता, वो कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो। अतीन्द्रिय भी आता है कई बार। अतीन्द्रिय या अगोचर, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। और क्षेपक, जो किसी किताब में बाद में जोड़ा गया हिस्सा होता है। उच्छिष्ट मतलब बचावा, झूठा भोजन। लेकिन इन सब में एक शब्द है जिसका मेटाफोरिकल इस्तेमाल मुझे बहुत इंप्रेस करता है, वो है नेपथ्य। नेपथ्य मूल रूप से तो ये रंगमंच या नाटक के उस पिछले हिस्से को कहते हैं जो दर्शकों को दिखाई नहीं देता। हाँ, जहाँ कलाकार कपड़े बदलते हैं, डायलॉग्स याद करते हैं, बैकस्टेज। बैकस्टेज, बिल्कुल। लेकिन जब इसका इस्तेमाल किसी रिपोर्ट में रूपक के तौर पर होता है तो इसका वजन बहुत बढ़ जाता है। किसी भी बड़ी सरकारी योजना की सफलता के सामने जो चेहरे दिखते हैं, असल काम उनका नहीं होता। असल काम तो उन दर्जनों क्लर्कों, अधिकारियों का होता है जो महीनों मेहनत करते हैं, जो कभी मंच पर नहीं आते। वो नेपथ्य में रहकर पूरी व्यवस्था चलाते हैं। नेपथ्य के नायक जैसी शब्दावली का इस्तेमाल करके एक अधिकारी बता सकता है कि असली काम कहाँ हो रहा है। बिल्कुल। और इसी प्रशासनिक संदर्भ में एक और शब्द है जो शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी बीमारी को उजागर करता है, गतानुगतिक। गतानुगतिक। इसकी संरचना बहुत क्लियर है। गत यानी बीता हुआ समय और अनुगतिक मतलब उसका आंख बंद करके अनुसरण करने वाला। मतलब लकीर का फकीर, एक ऐसा इंसान या सिस्टम जो कोई काम बस इसलिए कर रहा है क्योंकि वो काम अतीत में भी बिल्कुल वैसे ही होता आया है। हाँ, अगर इसे एक यांत्रिक रूपक से समझें तो ये एक ऐसे ऑटोमेटिक ट्रेन के इंजन की तरह है जिसे एक पटरी पर रख दिया गया है। वो इंजन लगातार आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके पास खुद को मोड़ने का या दिशा बदलने का कोई स्टीयरिंग नहीं है। अगर आगे पटरी टूटी भी हुई है ना, तो भी वो उसी डायरेक्शन में बढ़ता रहेगा, क्योंकि उसे उसी रास्ते पर चलने के लिए प्रोग्राम किया गया है। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए। बिल्कुल। एक अधिकारी को अगर रिपोर्ट में ये बताना हो
कि डिपार्टमेंट के लोग कोई नया इनोवेशन नहीं कर रहे, बस 20 साल पुरानी फाइलें घिस रहे हैं, तो उसे लंबे चौड़े पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। वो बस ये लिख दे कि कार्य प्रणाली गतानुगतिक हो चुकी है। बस ये एक शब्द पूरे 100 पन्नों का सार बता देगा कि व्यवस्था ने अपना विवेक खो दिया है। एग्जाम्स में ऐसे शब्द इसीलिए पूछे जाते हैं ताकि देखा जा सके कि फ्यूचर का अधिकारी समस्याओं का सटीक नामकरण कर सकता है या नहीं। तो आज के इस पूरे डीप डाइव से एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि ग्रामर और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये केवल रटने का विषय नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये रैंक मेकर शब्द भाषा की वो एडवांस चाबियां हैं जो किसी भी कॉम्प्लेक्स विचार या इंसानी फितरत के ताले को एक झटके में खोल देती हैं। हाँ, और जब इन जिप फाइल्स को अनजिप करके इनका इस्तेमाल होता है तो भाषा में एक ऐसा वजन आता है जो कैंडिडेट को मेरिट लिस्ट में ही नहीं, जिंदगी के हर मंच पर अलग खड़ा कर देता है। एकदम सही बात है। और इसी के साथ आज की चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट, एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहता हूं। जी बिल्कुल, बताइए। आज हमने गतानुगतिक शब्द पर बहुत गहरी चर्चा की, जिसका मतलब है बिना सोचे समझे पुरानी परंपराओं का पालन करना। तो क्या हमें खुद से ये नहीं पूछना चाहिए कि अगर हम इन खूबसूरत और वैज्ञानिक शब्दों को सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए रट रहे हैं, बिना उनका असली अर्थ समझे, हाँ, तो क्या हम भी शिक्षा के मामले में गतानुगतिक यानी लकीर के फकीरी नहीं बन रहे हैं? सोचिए, अगर हम आज की अपनी मॉडर्न प्रॉब्लम्स को बयान करने के लिए इन सटीक प्राचीन शब्दों का इस्तेमाल करने लगें, तो हमारी अभिव्यक्ति कितनी पावरफुल हो जाएगी। बहुत ही गहरी बात कही आपने। भाषा को सिर्फ आंसर शीट का हिस्सा मानने की बजाय उसे सोचने का टूल बनाना होगा। बिल्कुल। और इसी वैचारिक बिंदु के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं।